हेलो एस्पिरेंट्स, यूपीएससी आईएएस मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर 1 एंड 2 के नोट्स अपलोड किए जा रहे हैं। तो पहला वीडियो है वेक्टर एनालिसिस पर। पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। वेक्टर एनालिसिस या किसी और भी टॉपिक को जब हम कवर करेंगे तो पूरा सिलेबस किया जाएगा, लेकिन हर टॉपिक पर पहले जो 5 इयर्स के क्वेश्चंस हैं पास्ट इयर्स के 2016 से 2020 के, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपलोड किया जाएगा, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। और ये यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा रही है, ये पेड होगी। इसका कुछ पोर्शन आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। Disclaimer: all study material on this channel has been made correct up to best of my knowledge. Any mistake found will be considered for correction. तो जो भी मटेरियल हमने बनाया है कोशिश की गई है कि वो सही हो, लेकिन अगर कोई पॉइंट कहीं आता है तो उसको करेक्ट किया जाएगा। कॉपीराइट: नो मटेरियल ऑफ दिस चैनल कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इन एनी फॉर्म। सो ये कोशिश ना करें कि इस मटेरियल को कहीं और इस्तेमाल किया जाए। Acknowledgement: many books and open sources have been consulted and adapted for video material. तो बहुत सारा जो ऑनलाइन सोर्स अवेलेबल था उसे यूज़ किया गया है और हाथ से भी नोट्स को कलेक्ट करके लिखा गया है। वेक्टर कैलकुलस के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स को रेफ़र करना है। कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री बाय थॉमस एंड फिनी, ये बुक का 9th एडिशन एंड 11th एडिशन ऑनलाइन अवेलेबल है। इसका सॉल्यूशन मैनुअल भी अवेलेबल है 9th एडिशन का। इस बुक का 11th के अलावा 13th एंड 14th एडिशन भी अवेलेबल है। सो यू कैन सी वेक्टर कैलकुलस पोर्शन ऑफ दिस बुक which is given in detail. Engineering Mathematics or any other book of Vector Calculus by N.P. Bali and Manish Goyal, इन्होंने काफ़ी वॉल्यूम्स लिखे हैं डिफरेंट ईयर्स में विद डिफरेंट नेम्स। तो आपको कोई और बुक जिसमें वेक्टर कैलकुलस मिलता है तो वो भी आप देख सकते हैं। वेक्टर कैलकुलस बाय कृष्णा सीरीज़ और वेक्टर एनालिसिस एंड एन इंट्रोडक्शन टू टेंसर एनालिसिस मुरे आर स्पिगल शॉम्स आउटलाइंस, ये भी बुक ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये बुक प्रैक्टिस के लिए भी आपको अच्छी रहेंगे। हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय बीएस ग्रेवाल, ये बुक भी काफ़ी कवर करती है कैलकुलस का पोर्शन, दैट इज़ वेक्टर एनालिसिस पोर्शन एंड द अदर टॉपिक्स ऑल्सो ऑफ आईएएस। सो ये बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। पास्ट 5 इयर्स के जो पेपर्स हैं उनमें जो वेक्टर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उनसे रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं उनको भी साइड में स्लाइड के ऊपर लिख लेंगे। आप उन सब फार्मूलाज को जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यू शुड डू 20 इयर्स पेपर्स एंड उन फार्मूले को एक जगह इकट्ठा कर लें जिससे कि आप उन्हें रिवाइज कर सकें इजीली जब आप रिवीजन करें। अभी हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम सिलेबस भी कवर करेंगे, बट सिलेबस कवर करने से पहले जो फर्स्ट पार्ट है इस सीरीज़ में हर टॉपिक के ऊपर हम 5 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर एग्जामिनेशन में आएंगे। 2020 का क्वेश्चन 5C कर रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। वेक्टर एनालिसिस सेक्शन बी में आती है 5th to 8th तक क्वेश्चंस होते हैं। 5th क्वेश्चन में जनरली ABCDE पार्ट होते हैं और 8th तक में किसी भी क्वेश्चन में वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन हो सकता है। 5th में तो मोस्ट प्रोबेबली होगा ही और बाकी में भी किसी में भी हो सकता है। तो 5th का सी क्वेश्चन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ABC इज द वेक्टर फील्ड, ये V दिया गया है, इरोटेशनल। तो इरोटेशनल के लिए होता है कर्ल V इज इक्वल टू 0 एंड हेंस एक्सप्रेस वेक्टर V एज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई
डिटरमिन फाई। तो पहले हम ये नोट कर देते हैं कि फाई ये जो स्केलर फंक्शन है और v वेक्टर जो है ये ग्रेड फाई के इक्वल होगा, ये हमें एक्सप्रेस करना है। v डॉट डी आर, हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ग्रेड फाई डी आर हो गया। अब हम कर्ल v निकालते हैं, तो जो कि रोटेशनल मोशन के लिए 0 होगा। आई जे के जो हैं ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में, और डेल अपॉन डेल एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म है कर्ल की, डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। ये जो हैं कंपोनेंट्स हैं वी वेक्टर के, जो कि आई जे के डायरेक्शन में है, या आप कह सकते हैं एक्स कंपोनेंट वाई जेड कंपोनेंट। सो ये हमने यहाँ लिख लिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से कर्ल 0 होने के लिए ईच कंपोनेंट शुड बी 0। सो वी गेट c इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3। ये 3 वैल्यू हमारी ऑब्टेन हो गई a b c की। अब हमें दिखाना है कि फाई जो स्केलर फंक्शन है एंड ग्रेड फाई इज इक्वल टू वेक्टर v। तो ये स्टेप कर ग्रेड फाई डॉट डी आर, आर की वैल्यू होती है आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। आई जे के जो हैं यूनिट वेक्टर्स हैं, तो हमेशा कैप के साथ यूज़ करें। ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट किया तो ये वैल्यू आ गई जो कि डी फाई के इक्वल है। इसे इंटीग्रेट करेंगे, फाई की वैल्यू आ जाएगी। एंड ग्रेड फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू वी डॉट डी आर था, जो कि डी फाई के इक्वल है। वी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, वी में ए बी सी हैं, ए बी सी हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट करे थे, वो वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी और इंटीग्रेट कर दिया, तो फाई की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। फाई इज इक्वल टू, ये पहली टर्म है -4x, इसे इंटीग्रेट किया तो -2x²। फिर सेकेंड डी वाई के साथ ये 3y विच इज़ 3y²/2, और z में ये 3z तो 3/2 z²। नेक्स्ट टर्म जो है ये 2 टर्म है dx के साथ, सो हमने यहाँ पर a की वैल्यू 4 रख दी, डी वाई के साथ यहाँ b की वैल्यू -3 और dz के साथ c की वैल्यू इज़ 5। अब इसे इंटीग्रेट कर लिया तो हमारे पास ये 5 की वैल्यू आ गई। सो यू इंटीग्रेट एंड देन गेट द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन 5 है, ये फॉर द वेक्टर फंक्शन ए की ये वैल्यू दी गई है, कैलकुलेट करना है इंटीग्रल सी ए डी आर 0.0002 टू 111, लेकिन पाथ अलग है। फर्स्ट पाथ है x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू टी क्यू। सेकेंड पाथ है ब्रेक किया हुआ है, पहले 000 से 100 और फिर 100 से 110 और उसके बाद 110 से 111, तो ब्रेक किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया हुआ है। एंड थर्ड है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन जो कि 000 से 111 तक जा रही है, और चेक करना है इज द रिजल्ट सेम इन ऑल द केसेस, एक्सप्लेन द रीज़न। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 6 ही हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें 3 पाथ के अलोंग इंटीग्रेट करना है, ए की वैल्यू दी गई है, तो फर्स्ट पाथ के अलोंग हम करते हैं विच इज़ 000 से 111 तक जाना है, लेकिन पाथ हमें दिया है x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू टी क्यू। तो अगर हम ये 000 से कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 0 है, एंड इसका मतलब t की वैल्यू भी 0 हो गई। फिर हम देखते हैं कि y भी 0 हो जाएगा और z भी 0 हो जाएगा t 0 होने की वजह से। एट 111 x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू 1 हो गई, तो y भी 1 हो जाएगा और z भी 1 हो जाएगा। सो r की वैल्यू ये है, एंड इसमें हमने x की वैल्यू टी स्क्वायर, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू टी क्यूब सब्सटीट्यूट की, dr की वैल्यू निकाल ली आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इट। इंटीग्रल सी ए डी आर, ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, dr की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, जो हमें ये ऑब्टेन हुई। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, वी गेट दिस एक्सप्रेशन। ये डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आया, एंड कर्व सी है जिसकी वैल्यू 0 to 1 होगी, बिकॉज t मूव्स फ्रॉम 0 to 1। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, 3 हमारा थे, एंड कॉरस्पॉन्डिंग 1 1 1 नेक्स्ट पॉइंट था। सो हेयर x 0, y 0, z 0, सो t इज इक्वल टू 0,
and in this case when x is equal to 1, t is equal to 1, y is equal to 1, t is equal to 1, z is equal to 1, t is equal to 1. So this is 0 to 1. इंटीग्रेट कर लिया और ये वैल्यू हमारी 5 के इक्वल आ गई. सेकंड पाथ लेते हैं जिसमें कि हमें ब्रेक करना है और स्ट्रेट लाइन में लेना है. तो ब्रेक पॉइंट है 0 0 0 to 1 0 0 and 1 0 0 to 1 1 0. This, so we take this curve C1 C2 C3 3 पार्ट्स में. अब हमने ये पॉइंट लिख लिया. जब हम ADR हम इंटीग्रेट करना है, so first is 0 0 0 to 1 0 0, second is 1 0 0 to 1 1 0, and third is 1 1 0 to 1 1. Just to understand that how will we take the limits, we can see x is equal to 0, so upper limit for x is 1, so 0 to 1, y is equal to 0 and z is equal to 0, so this is constant. So dy and dz will be equal to 0. Only dx is a variable, means x is not constant, it is moving from 0 to 1, so we will have dx as non-zero. Here x is equal to 1 to 1, which is constant, so dx will be 0, y is 0 to 1, so dy won't be 0, and dz will be also 0. This dz will be 0, and then we have x and y 1, which is constant, so dx dy will be 0, dz will be non-zero. So using this concept we will integrate. So ADR we have calculated first, and ADR gives this expression, and we substitute ADR and put the limits 0 to 1, dx is non-zero, dy dz 0, first one. Second one dy, this is third one. We calculate it. After integration we get this value, which is 23 by 3, which is not same as the previous one, which was 5. So the result is different. Now third case where single straight line is there and we take 0 0 0 to 1 1 1, and we see the equation passing through these 2 points are x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1 is equal to t. So we get x is equal to t, y is equal to t, z is equal to t, and we calculate ADR, which gives us this value. Limit for t is 0 to 1, because either you take x, then here x is equal to 0, t 0, x is equal to 1, t 1, or y or z all gives same value. We integrate, the value is 13 upon 3. So the integration is path dependent, and value of integrals are not same because integral depends on path. For a simply connected domain, a continuously differentiable vector f is path dependent if and only if its curl is 0. We will check curl also and see it is not equal to 0. It means they are not path independent, they are, this integral is path dependent. So that is why our result is not same. Question 7a, it's of 20 marks. Verify the Stokes theorem for the vector field f. F is given on the surface S, which is the part of the cylinder. Z is equal to 1 minus x square for 0 is less than equal to x is less than equal to 1 and minus 2 less than equal to y less than equal to 2. S is oriented upwards. So we will see the Stokes theorem's formula. This is the formula. We calculate FDR, f dot dr dot product, and we get the value which we will be using directly when we will be taking the integration on various paths along the curves. So FDR is this much, which we have obtained after taking dot product of f and dr. Now let's see the, it won't satisfy the measurements, but rough idea is there that this is a cylinder part. We can have complete cylinder here, and its x-axis, y-axis, z-axis. This is 0 point, this is 1, x is equal to 1, and let's say x is equal to 0.5, so then z is
0.75 somewhere here. On C1 the x value is 0 to 1 and y will take -2, and on C2 x is 0 to 1 and z is 0. On C3 x is 1 to 0 and 1 to 0, and then we have y is equal to 2. So along these curves we will integrate, and C1, as I said, that y is equal to -2, so dy is 0. We put the value of f dot dr which we have calculated in the previous slide, and we got value here. We put dy as 0. This gives second term as 0, and we integrate it. In place of z we have substituted 1 minus x square, and dz is minus 2x dx. So here we have kept इंटीग्रेटिंग वी गेट -19 अपॉन 15. अब हम क्या करेंगे, C2 के अलॉन्ग निकालेंगे और फिर C3 के अलॉन्ग. C2 के अलॉन्ग जैसे मैंने कहा z 0 है और x 0 to 1 है, तो dx 0 हो गया और dz भी 0 हो गया. तो यहाँ पर जो टर्म आ रहे हैं dx भी 0 है, dz भी 0, so this is 0. Now along C3 y is equal to 2, so dy is equal to 0, 1 to 0, and we have put the values here, got the value as -11 upon 15. So along 3 paths we got the value. Along C4 we have z is equal to 1 and x is equal to 0, so dx 0, dz 0, and this integral is 0. So we take summation of all the integrals, which is coming -2, and on right hand side if we find out curl of this vector f, so this is the standard form formula for curl, and we calculated here. Now we see that value of this we can obtain, and then we finally calculate double integral over s and curl f dot n cap ds. N is a unit vector along outward drawn normal at any point xyz on the surface S, and we have given z is equal to 1 minus x square, which we can write x square plus z is equal to 1, and n can be calculated as grad phi upon mod of grad phi. So this is equal to 2xi plus k. From here we can get upon 4x square plus 1 under root. Now formula for ds is dx dy upon mod n cap dot k cap, and which will be equal to this much. Now we put in the formula right hand side that curl f dot n cap ds over s, this is the double integral, so limits for x 0 to 1 and for y -2 to 2. When we integrate it after putting all the values, then we get that this comes as -2, and we see right hand side is equal to left hand side, so Stokes theorem is verified. Question 8, we evaluate the surface integral double integral s del cross f dot n cap ds, which is the सेकेंड और राइट हैंड साइड टर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम, जहाँ पर f दिया गया है एंड s इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर. ये स्फीयर की इक्वेशन दी गई है अबव द xy प्लेन. दिस क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स. और पहले हम स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये वाली टर्म आपको सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. अगर हम बॉल लें या कोई भी स्फीयर लें, तो z इज इक्वल टू 0 पर अगर हम कर्व ड्रॉ करें वो एक सर्कल होगा, और z 0 होने की वजह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल होगा. z 0 विल गिव यू dz एज 0. अब हमने f डॉट डी आर निकाल लिया. ये टर्म अगर हम निकाल लें तो वी आर एबल टू कैलकुलेट दिस टर्म. वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हेयर एज वेल एज फ्रॉम हेयर, विच वन इज द इजीएस्ट वन वी विल डू दैट. तो हमने एफ डी आर निकाल लिया, f की टर्म ये रख दी और dr हमने यहाँ पर रख दिया, जो कि हमें पता है कि i dx प्लस j dy प्लस k dz होता है.
अब हमें पता है z इज इक्वल टू 0 है, तो एफ डी आर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया, जबकि हमने डी जेड को 0 सब्सटीट्यूट कर दिया। नाउ वी से x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करें, dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, डी थीटा डी वाई कॉस थीटा डी आर जो है सर्कल है, तो सर्कल 0 to 2 पाई होगा थीटा के लिए, और जो टर्म है वहाँ पर हमने एक्स वाई की वैल्यू रख दी, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया, जो कि कॉस 2 थीटा के बराबर है। और हम इसे इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं, विच इज दिस वन, विच इज 0। क्वेश्चन 5E पार्ट 2019 का है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर अलॉन्ग द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व दिया गया एक्स इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू टी क्यूब एट द पॉइंट 1 1 1 एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। तो पहले हम ग्रेडियंट एफ निकालेंगे, डेल एफ, एफ गिवन है, फॉर्मूला हमें पता ही है ग्रेडियंट का, तो अगर नहीं पता है तो आप जब कोर्स में करेंगे तब आपको सब ये डिटेल्स दे दी जाएंगी। अभी हमें ये आइडिया लग रहा है कि हमारे को किस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो हमने x के रिस्पेक्ट में f को डिफरेंशिएट किया तो ये टर्म आ गई, y के रिस्पेक्ट में किया तो ये टर्म आ गई, और फिर z के रिस्पेक्ट में किया तो ये टर्म आ गई। तो डेल एफ विप्टोइन हो गया। अब टेंजेंट टू द गिवन कर्व डी आर अपॉन डी टी, आर हमें पता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, और एक्स हमें टी दिया गया, वाई टी स्क्वायर जेड टी क्यूब, तो इसमें सब्सटीट्यूट करके हमने डी आर अपॉन डी टी निकाल लिया। अब एट ए पॉइंट 1 1 1 है, तो एक्स तो टी की जगह हम 1 रख देंगे, सो देन वी विल गेट द डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी ये आ गया। अब यूनिट वेक्टर एन कैप जो इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होगा, डी आर अपॉन डी टी अपॉन मॉड डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ से हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि ये आ गई यूनिट वेक्टर। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज डेल एफ डॉट एन कैप, तो डेल एफ को हमने उसी पॉइंट पर निकाला जो क्वेश्चन में दिया गया, तो ये वैल्यू आ गई। अब डेल एफ डॉट एन कैप जो है ये वैल्यू आपकी आ गई। इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 18 अपॉन रूट 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है 2019 का, बी पार्ट है। फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ राउंड द कर्व सी वेयर एफ इज गिवन एंड सी इज द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि पैराबोला हो गया, एंड फ्रॉम 0 0 to 1 1 एंड द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम 1 1 to 0 0। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये 0 0 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये कर्व हो गया जो ये जा रहा है, एंड देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ये कर्व आपका हो गया 0 2। ये इस पॉइंट पर मीट करते हैं 1 1 पे। तो अब हमारा क्लोज्ड कर्व हो गया, ये ओ नोटेशन दे दिया, P एंड अगेन O। तो ये 0 A P B मीन्स ये C1 से होता C2, अब अगेन एट 0 इट विल एंड। तो ये हमारा क्लोज्ड कर्व हो गया OAPBO। अब C1 हमारा ये है कर्व विच इज फ्रॉम 0 to P। तो इसके अलोंग जो कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, 0 to 1 dy इज 2x dx हो गया। C2 जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, जो कि ये है जहाँ जो कि अलोंग PBO है, PBO एंड देन दिस इज 1 to 0, और इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 2y dy इज इक्वल टू dx। नाउ वी राइट डाउन f डॉट डी आर। तो ये जो है f डॉट डी आर की वैल्यू f के कंपोनेंट्स ये लिख लिए हमने, और डी आर की वैल्यू आई डी एक्स प्लस जे डी वाई। डॉट प्रोडक्ट किया तो ये वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। अब हम फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर। तो ये जो प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं
इंटीग्रल C1 f डॉट डी आर प्लस इंटीग्रल C2 f डॉट डी आर। तो ये C1 कर्व हमें चाहिए जो कि 0 to 1 होगा, ये 1 to 0 होगा। ये आपके पास f के कंपोनेंट्स की वैल्यू है। रादर f डॉट डी आर हम निकाल चुके हैं, ये वो वैल्यू है फाइनल f डॉट डी आर, एंड दिस इज ऑल्सो f डॉट डी आर। अब हमने x इज इक्वल टू 0 to 1 रख दिया और इसमें y इज इक्वल टू 1 to 0 इन्हें इंटीग्रेट किया। नेगेटिव साइन जो है डायरेक्शन दे रहा है यहाँ, तो ये इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू आई -49/30। क्वेश्चन 7b ऑफ 2019, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ torsion of the helix x is equal to a cos u, y is equal to a sin u, z is equal to a u tan alpha। तो यहाँ पर हम r u जो कि दिया गया है, जो कि a cos u i प्लस a sin u j प्लस a u tan alpha k, ये हमने गिवन जो वैल्यूज हैं उनसे ये वेक्टर फॉर्म किया। ये आपको दी गई है x की वैल्यू, y z, ये इक्वेशन 1। v बार v वेक्टर जो है वो डी आर अपॉन डी यू है, इसे हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया u के रिस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू आ गई। नाउ डी आर अपॉन डी यू का मॉड कैलकुलेट किया तो जो कि a सेकेंट अल्फा आ गया, एंड a बार दैट इज एक्सेलरेशन डी स्क्वायर अपॉन डी यू स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपकी a बार आ गई। v वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इज दिस मच, तो इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया विच इज इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ गई। कर्वेचर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है दो फॉर्म में, एक ये फॉर्म है कर्वेचर के फॉर्मूले की और एक दूसरी फॉर्म ये है। बेसिकली जितने फार्मूला आते जाएं आप उन्हें कलेक्ट करते जाएं एक जगह नोटबुक में, जिससे रिवाइज करने में इजी हो, और क्वेश्चन जहां हम करते हैं वहां भी लिख लेते हैं जिससे कि अंडरस्टैंडिंग में आसान हो। अब इसे और सिंप्लीफाई कर आ गई v क्रॉस a की, ये वैल्यू निकाली हमने ये स्क्वायर सेक अल्फा। नाउ कर्वेचर के फॉर्मूले में रख दिया तो ये वैल्यू आई, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 अपॉन कर्वेचर है, तो 1 अपॉन कर्वेचर की वैल्यू a सीकेंट स्क्वायर अल्फा। नाउ टॉर्शन निकालना है तो टॉर्शन का एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है, तीसरा फार्मूला ये, 3 फार्मूले हैं टॉर्शन के। अब इसमें हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो टॉर्शन की वैल्यू ये आ जाती है और रेडियस ऑफ टॉर्शन 1 अपॉन टॉर्शन हो जाता है, तो फाइनली रिजल्ट ये आ गया। नाउ क्वेश्चन 8c ऑफ 2019, इवेल्युएट बाय स्टोक्स थ्योरम, ये दिया गया जिसे हमें इवेल्युएट करना है। c जो है कर्व है, कर्व की इक्वेशन ये सर्किल एट z इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन 5 मार्क्स का स्टोक थ्योरम का फॉर्मूला ले लिया, इसमें हमने x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी रखा, f गिवन है तो कर्ल f निकाल लिया विच इज इक्वल टू, basically curl f is 0, so whole term is 0, and this is the required result. Question number 8c part 1 2019, state Gauss divergence theorem. Verify this theorem for f is given taken over the region bounded by x square plus y square is equal to 4, z is equal to 0 and z is equal to 3. This question is of 15 marks. First let's see Gauss divergence theorem. If f is a vector point function having continuous first order partial derivatives in the region V bounded by a closed surface S, then double integral S f dot n cap ds is equal to triple integral V divergence f dv, where n is that is unit vector outward drawn unit vector to the surface S. So now we calculate divergence of f, and we see divergence of f is this. We take the
right hand side, triple integral v divergence f dv, and we put here value of divergence f. Dv is dx dy dz, and v is a volume which we have to find the limits. Here we have to find the limits for v. So here we can see this figure, z is equal to 0 to z is equal to 3. This is the limits for z. Now for y, this circle is there, so y square is 4 minus x square, so when we take under root, it becomes minus under root 4 minus x square under root 4 minus x square. Here this is with plus sign, and when y is 0, x takes value from 2 to minus 2 here, so minus 2 to 2. So we now integrate it term by term, first with respect to z. So 4z minus 4yz plus z square by 2, 2 cancelled out, we put the limits 0 to 3. Now we again integrate it with respect to y and then substitute the limits, then we integrate it for x. Now with respect to x, and we get this formula, that integral a square minus x square. For that we use this formula, and then we find the value of integration. We put the limits 0 to 2 and get the value as 84 pi. Now we divide the region. For calculating the surface integral, we divide the closed surface of the cylinder into 3 parts. First part is z is equal to 0, that is circular base in the plane. Second is the circular top at z is equal to 3. Third is the curved surface of the cylinder given by the equation x square plus y square is equal to 4. So we can write down the formula in these 3 terms. 3 parts we have divided the closed surface S. First surface, that is S1, that is the circular disc, z is equal to 0, so we have unit normal vector in the direction of k with minus sign. So f is here, f dot n cap is 0. It means the integral which is the first part on right hand side is equal to 0. Now on S2, that is z is equal to 3 at this height, n cap is equal to k cap. Now it is with positive sign, and f is given to us. Now f dot n cap is this much, so we can calculate second term, that is double integral S2 f dot n cap ds is equal to 9 dx dy double integral S2, because this is integral dx dy, this is the area of surface area of S2, which is a circular disc basically. So pi r square, so 9 into pi into 2 square means 9 into 4, 36 pi. So this is 36 pi. Now we go to third. So now we take on S3, that is the curved surface of cylinder, x square plus y square is equal to 4. In normal 2, x square plus y square is equal to 4 is del x square plus y square, which is 2xi plus yj. This we got. Now we want to find out n cap. N cap is a unit normal vector to surface S3. So we can find out del this function, that is we can say whatever this f. So del f upon mod f. So this is 2xi plus 2yj upon under root 4x square plus 4y square mod. So when we simplify, this comes this much, because x square plus y square is equal to 4. This we know. So 4 into 4, 16. When we take under root 4 and 2 cancel out 2. So f dot n cap is, we calculated this is the value of f dot n cap. Now on S3 we have this equation. It means x is equal to 2 cos theta in polar coordinates, y is equal to 2 sin theta. So ds is equal to 2 d theta dz. Now we put in the formula and calculate the integral here, and the limits will be that z varies from 0 to 3.
and theta varies from 0 to 2 pi, and we substitute values of x and y in f. So this is the value into 2 dz d theta. So after integration we get the value as 48 pi, and then we add 3 components, so total integration is equal to 84 pi. Equation 1 and 2 are equal. Verifies the divergence theorem. Let V is equal to V1I plus V2j plus V3k. Show that curl of curl V is equal to grad of divergence V minus del square V. 12 मार्क्स का क्वेश्चन है. कर्ल V हमें पता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कर्ल V की, जबकि V1 V2 V3 कंपोनेंट हैं. एक्सपेंड किया डिटर्मिनेंट को, ये फॉर्म आई. फिर कर्ल ऑफ कर्ल V कैलकुलेट किया, तो यहाँ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हैं 3. इसे एक्सपेंड किया तो ये आई के कोफिशिएंट को, जे और के कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लिया, और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ टर्म ऐड की और सब्ट्रैक्ट की. जैसे कि आई में हमने डेल स्क्वायर V1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को ऐड किया और डेल स्क्वायर V1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया. इसी तरह जे के कोफिशिएंट में, के कोफिशिएंट में भी हम करेंगे. और फिर हमने सिर्फ आई के टर्म को लिखा जो कि सिग्मा के साथ लिखा गया है. इसका मतलब जो एक्सप्रेशन हमें आई में मिल रहा है वो जे और के में भी ऑब्टेन होगा. तो ये आई के लिए हमारा कोफिशिएंट है, जिसे हम लिख सकते हैं सिग्मा डेल अपॉन डेल एक्स. ये टर्म जो है डेल वी के बराबर हो गई, एंड और ये टर्म जो है पूरी डेल स्क्वायर V1 के बराबर है दिस टर्म. तो हम इसी को लिख सकते हैं इन जनरल कि जब हम जे और के टर्म मिलेंगे, दिस बिकम्स डेल of del dot v minus del square v, which is grad of del v. Question 8b 2018. Evaluate the line integral c minus y cube dx plus x cube dy plus z cube dz using Stokes theorem. Here c is the intersection of the cylinder. X square plus y square is equal to 1, and the plane x plus y plus z is equal to 1. The orientation on c corresponds to counterclockwise motion in the xy plane. Question is of 13 marks. So we have a figure here where plane cuts the cylinder. सिलेंडर की इक्वेशन दी गई है, प्लेन की इक्वेशन दी गई है. सो वी राइट दीज टू इक्वेशंस. स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला है ये. सी जो है काउंटर क्लॉकवाइज इन द एक्स वाई प्लेन गिवन इन द क्वेश्चन. अब हम मानते हैं कि एस इज पार्ट ऑफ द प्लेन कट बाय द सिलेंडर. तो ये एस प्लेन यहाँ पर होगा जो कि प्लेन का पार्ट है और जिसे सिलेंडर ने कट किया. उसके ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है इस प्लेन के ऊपर विल बी आई प्लस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज दिस मच. नाउ वी टेक कर्ल एफ का ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंड वी टेक आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, एंड दीज आर द components of the vector which is given to us here in the question. When we solve it, component of I and j, they become 0, only k is remaining. So for k it comes 3x square plus 3y square. So we write down in the formula right hand term, this is curl f dot n cap ds double integral s. So when we calculate curl f dot n cap, we get this term because n cap is here we have calculated, and this is curl f. We take dot product of these two, we get this term. Simplify it, so that becomes root 3 double integral s ds, because we have x square plus y square is equal to 1 given to us, so we write that here. And now we know that double integral s ds, this is projection of s circle of radius 1 on this plane, because we have this cylinder which is having this equation x square plus y square is equal to 1, so projection will be circle of radius 1. So we can write down here that double integral s ds is equal to double integral s dx dy, which is the area of the circle, that is pi r square. So we can write that. So another formula for this is one formula, first formula,
This is second formula where double integral s ds is double integral r under root 1 plus d del z upon del x square plus del z upon del y square dx dy. So we put the values in this formula and the value of del z upon del x is minus 1, del z upon del y is also minus 1. We put these values and get the formula here. So we integrate it, it comes 1 plus 1 plus 1 root 3 dx dy double integral r dx. So that is again area of circle root 3 pi r square. R is 1 here, so root 3 pi. Now we have root 3 was earlier given to us and we have put the value of double integral SDS which is root 3 pi, so answer is 3 pi. In next slides I will give the idea of surface integrals in one or two slides and then we'll यहाँ ये कुछ स्लाइड्स में सरफेस इंटीग्रल को डिस्कस किया गया है और उनके फॉर्मूला दिए गए जिन्हें आप पढ़ें और नोट कर लें. इसके बाद यहाँ सरफेस एरिया ऑफ ए कर्व सरफेस दिया गया है और वॉल्यूम इंटीग्रल दिया गया है. ये आपके रेफरेंस पॉइंट के लिए दिए गए हैं कि आप देख सकें कि व्हाट आर द formulas for these and these have been used in the question. So next question से पहले प्लीज़ इसे रेफर कर लें. Question: find the curvature and torsion of the curve. R is given and this question is 12 marks. So R, if we differentiate it with respect to u, we will get v vector and we are taking modulus of it. So we got this expression, and whenever we need dr upon du components, we will be having from here differentiating these terms and can write. So when we have to write v cross a, now we calculate a, that is d square r upon du square. D cube r upon du cube is also has been calculated. V cross a is ijk and here dr upon du, this value components of dr upon du, if we differentiate it, so we will get a minus a cos u, a sin u and b.
when we write del d square r upon d u square, again differentiate it, these components, and we get these terms. Now we simplify it, so we get this expression, and then we find out mod of it. So this is the mod of this. Next question, if S is the surface of the sphere x square plus y square plus z square is equal to a square, then evaluate double integral x plus z dy dz plus y plus z dz dx plus x plus y dx dy using Gauss divergence theorem. 12 marks question. So what we do, we find out divergence f, which is this one. F is given to us and this comes to, so divergence f dv is equal to, we use this theorem, divergence theorem, double integral s f dot n cap ds. So we get this, which is equal to, left hand side gives us that integral v dv is volume of the sphere 4 upon 3 pi a cube, and we put this 2 also, so we get 8 by 3 pi a cube, and this is the value. Question 5b, find the angle between the tangent at a general point of the curve whose equations are x is equal to 3t, y is equal to 3t square, z is equal to 3t cube, and the line y is equal to z minus x is equal to 0. 10 marks question. R is equal to 3ti plus 3t square j plus 3t cube के dr अपॉन dt डिफ्रेंशिएट करके हम निकाल लेते हैं. देन हम मॉड ऑफ dr अपॉन dt ये निकाल लिया. नाउ लाइन गिवन है y इज इक्वल टू z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू x. द वेक्टर dr अपॉन dt इज अलोंग द टेंजेंट एट द पॉइंट x y z टू द गिवन कर्व. तो यहाँ से जो हमें लाइन दी गई है हम लिख सकते हैं x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन 1, और इससे पॉइंट आ गया 1 0 1. सो r1 जो है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के हिसाब से 1 0 1 सब्सटीट्यूट करने पर ये i प्लस के आ गया. मॉड ऑफ r1 हो गया अंडर रूट 1 प्लस 1 विच इज रूट 2. कॉस थीटा इज इक्वल टू है r डॉट r1 अपॉन मॉड ऑफ r इंटू मॉड ऑफ r1. ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दी. r1 हमें गिवन था क्वेश्चन में, r1 हमने कैलकुलेट कर लिया i प्लस के, ये रूट 2 मॉड r, और ये हमारा ये मॉड r1 है, दिस वैल्यू इज मॉड r1 एंड दिस इज मॉड r. कैलकुलेट कर लिया तो थीटा स्लाइड में और आगे की कुछ स्लाइड्स में जो फॉर्मूले यूज होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो दिए गए हैं. यहाँ पर डाइवर्जेंस फार्मूला इन सिलिंड्रिकल फॉर्म दिया गया है, ये फार्मूला एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ये फार्मूला नोटेशंस का स्टैंडर्ड मीनिंग है, जो यूजुअल मीनिंग है. कर्ल जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ये है, ये सिलिंड्रिकल में है, यहाँ पर ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में है. जैसे कहा कि सेम जो नोटेशन है वो यूज़ किया गया है. डाइवर्जेंस फार्मूला सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए यहाँ प्रूव किया गया है. तो ये आप देख सकते हैं कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए ये फार्मूला का प्रूफ क्या है. तो ये फाइनल फॉर्म है जो कि हम यूज़ करेंगे और टू कैलकुलेट द क्वेश्चन. ये तो ये फार्मूला है डाइवर्जेंस of A in cylindrical coordinates. Question 5D 2017. For what values of the constants A, B and C the vector V which is given here is irrotational? Find the divergence in cylindrical coordinates of this vector with these values. 10 marks का question है. और अगर हम कर्ल V is equal to 0 शो करते हैं तो ये irrotational है, otherwise not. and cylindrical coordinates में divergence हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस कर दिया है. तो फॉर्मूला भी दिया गया है, उसका प्रूफ भी दिया गया है, और वहाँ से आप देख सकते हैं कर्ल वी को
हम 0 शो कर रहे हैं तो ये कर्ल v का फॉर्मूला है। अगर हम इसे 0 के इक्वल रखते हैं, जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो ये फॉर्म आती है। इसे 0 होने के लिए a शुड बी 1, b शुड बी 1 एंड c शुड बी 1, ऑल द 3 शुड बी 1। तो a b c की वैल्यू हम v में रख के v की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि f के इक्वल भी हम लिख सकते हैं। अब डाइवर्जेंस v, ये हमने डाइवर्जेंस भी निकाला 5, और इतनी ही वैल्यू हमारी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी डाइवर्जेंस की आनी चाहिए। हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ये होता है, और हम जैसे देख चुके हैं कि क्या फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूले को अभी हम यूज़ करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि r की वैल्यू ये गिवन है, और इसे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिख लिया। t रो, t फाई, t z जो हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग द टेंजेंट टू p, q एंड z कर्व्स रिस्पेक्टिवली। तो t रो, t फाई, t z यूनिट वेक्टर्स इन फार्मूलाज से हमने निकाल लिया। ये फार्मूला याद करने का, ये वैल्यू आ गई। अब हमारा जो एक्सप्रेशन फॉर f जो है वो ये है, f ये है, इसे हमने f1 t रो, f2 t फाई प्लस f3 t z ये लिखा। तो ये f1 की वैल्यू है f डॉट t रो, ये हम f1 f2 f3 निकाल लेंगे, तो ये हमारा फंक्शन की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई। और f को हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ गई, दिस विल बी प्लस। नाउ वी कैन सी दैट, इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि डाइवर्जेंस फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है। सो दिस इज़ आवर डाइवर्जेंस फार्मूला, एंड इसकी फर्स्ट टर्म को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। पहले फर्स्ट टर्म को कैलकुलेट किया है, और देन हमने उस फर्स्ट टर्म की वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पर सेकंड और थर्ड टर्म को कैलकुलेट करके लिखा है, और जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू 5 आती है। तो इसका मतलब जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन वही हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट टाइम t इज r ये दिया है। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन a इन द डायरेक्शंस parallel to the velocity vector v and perpendicular to the plane r and v at time t is equal to 0। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ r हमारे पास है, v निकाल लिया जो कि dr अपॉन dt के इक्वल है, a जो कि सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर। इसके बाद हमें निकालना है कि एट t इज इक्वल टू 0 r की वैल्यू j के इक्वल है, v ये है हो गया, और a। सो ये सब वैल्यूज हमारी t एट 0 पर हमने कैलकुलेट कर ली। एंड कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ v इज दिस मच। ए वी का वैल्यू ये है, ए डॉट वी वेक्टर अपॉन मॉड वी, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आर एंड वी। नाउ लेट w be the direction perpendicular to r and v at t is equal to 0। तो यहाँ पर हमने ये निकाला r क्रॉस v, and mod w square is equal to 5, aw is this, so this is the answer। Find the curvature vector and its magnitude at any point r is equal to theta of the curve r, a cos theta, a sin theta, a theta। Show that the locus of the feet of the perpendicular from the origin to the tangent is a curve that completely lies on the hyperboloid x square plus y square minus z square is equal to a square। This question is of 16 marks। तो a आपको दिया गया है, which we have written here। So only formulas have been used। So dr upon d theta we have calculated। ds upon d theta is mod of dr upon d theta, which is root 2a। tau is dr upon ds, and then this is equal to dr upon d theta, ds upon d theta
which we have calculated. D tau upon d theta is this one, so curvature we can find out. Curvature is d tau upon ds, which is equal to this. So simply we have kept the values in the formula and we got this. So curvature mod is 1 upon 2a. Locus of the fit of perpendicular from origin to tangent is AC. So this has been shown in the figure, which is r vector minus r vector dot tau. So this is the formula where C is foot of perpendicular. We find these values and then substitute in this formula, which we have written here again, and we get this value. Let foot of perpendicular is C, which we have shown in the previous slide, and therefore x is this one, y is this value from this expression we have taken, and z is this. We substitute in this value x square plus y square minus z square. So this is basically, we got this expression which gives us x square plus y square plus z square is equal to a square, and that is the required locus. सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो रिलेशन x कॉरस्पॉन्ड करता है r को, मीन्स हमें एक कॉरस्पॉन्डेंस अगर देखनी है तो एक्स वाई जेड की कॉरस्पॉन्डेंस r थीटा z से होती है, जहाँ की x इज r cos थीटा, y इज r sin थीटा, r स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, tan थीटा इज y अपॉन x, z इज इक्वल टू z. तो ट्रिपल इंटीग्रल में ये रिलेशन होता है. ये कार्टेशियन में है f dx dy dz और f r dr d थीटा dz. तो ये जो कन्वर्जन है याद रखने का, ये हम फार्मूला यूज करते हैं. सिमिलरली स्फेरिकल का भी यहाँ पर दिया गया है, एक्स वाई जेड कॉरस्पॉन्ड करते हैं रो थीटा फाई को, और रो स्क्वायर ये है आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के. यहाँ पर हम इस फॉर्म में लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू रो साइन फाई कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई साइन थीटा, आर इज इक्वल टू रो साइन फाई एंड जेड इज रो कॉस फाई जेड अपॉन रो. फिगर बनाना चाहें तो ये रो है, यहाँ पर ये थीटा है, मतलब कि ये जो पॉइंट की डिस्टेंस है ओरिजिन से रो है, एक्स एक्सेस से जो एंगल बना वो थीटा है, जेड एक्सेस से जो एंगल बना वेक्टर का वो फाई है. तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं. कोऑर्डिनेट्स के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं. कॉस फाई जेड अपॉन रो डी एक्स डी वाई डी जेड, ये वैल्यू ये होगी. और इसी तरह हम इंटीग्रल का फॉर्म जो है ये लिख सकते हैं. यहाँ पर ये हमने आर रो थीटा फाई की जगह रो जो एक्स की वैल्यू है वाई की रो थीटा फाई के फॉर्म में वो लिख दी है. सो दिस इज द एक्सप्रेशन इनटू रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा. इट इज कंटिन्यूइंग हेयर. सो दिस हैज टू बी, दिस इज कमिंग हेयर बेसिकली. सो ये फॉर्मूला आपको याद रखने का है. अगले क्वेश्चन में ये सब यूज होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Evaluate the integral f is given here, double integral s f n ds means dot product. So this is we will have in divergence theorem. F is given and s is the surface of the cylinder, y square plus z square is less than equal to 4 and x जो रेंज है -3 से 3a using divergence theorem. 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डाइवर्जेंस थ्योरम सबसे पहले लिखा. सो दिस वी हैव टू इवेल्युएट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो चाहे हम ये इवेल्युएट करें या राइट हैंड साइड, हमें सेम आंसर मिलेगा. तो डाइवर्जेंस एफ निकालते हैं. तो डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू ये हो गई, और एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वी फोर एक्स स्क्वायर डी वी. तो यहाँ पर ये निकाला. हमें पता है ट्रिपल इंटीग्रल वी डी एक्स डी वाई डी जेड जो है वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पर हम यूजिंग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट ये हमने गए हैं. और x -3 to 3 क्वेश्चन में दिया गया है. थीटा 0 to 2 पाई ये लिमिट्स हम ले रहे हैं. r 0 to 2 4 आउटसाइड ले लिया. तो ये इंटीग्रल हम कैलकुलेट करते हैं विद हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस. इसे इंटीग्रेट करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 288 पाई. सो ये आंसर हो गया इसका. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
Using Green's theorem, evaluate integral C FR dr counterclockwise, where FR is equal to this much and dr is this, and the curve C is the boundary of the region xy, where 1 is less than equal to y is less than equal to 2 minus x square. 8 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो एफ डी आर हम निकालते हैं. एफ डी आर की वैल्यू ये एफ है आपका गिवन, एंड डॉट डी आर भी क्वेश्चन में दिया गया, तो दिस इज इक्वल टू दिस. अब ये एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी आई. सो दिस इज एफ एंड एम इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इंटीग्रल हमने किया तो इंटीग्रल सी एफ आर डी आर इज इंटीग्रल ऑफ दिस साइड एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. ये वैल्यूज रख दी इसमें. सो ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया और इसमें वैल्यू रखी डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई की. ये इंटीग्रल हमारा आ गया. अभी हम फिगर अगर बनाएं तो फिगर ये बनी हुई है जो कि x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू 1 यहाँ तक ये रीजन आएगा, और इस लाइन के ऊपर रीजन जो है जो शेडेड वो. अब हम इसमें लिमिट्स दो तरीके से ले सकते हैं, तो दोनों तरह से सॉल्व किया लिमिट्स को लेकर के. तो ये पहला टाइप हमने लिया जहाँ की y इज इक्वल टू 1 ये लाइन ले ली, और पूरे ये कर्व को y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म से ले लिया. x जो है -1 से 1 तक मूव किया, तो ये एक हो गया, इसने कवर कर दिया पूरे को. एंड ये 2 हमारा यहाँ से ये आउटसाइड हमने लिख लिया. इसे हमने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट 36/15. दूसरी बार हम y इज इक्वल टू 1 से 2 तक लेते हैं और x की लिमिट हम ले ली. अगर हम जो है लिमिट जो स्ट्रिप है वो वर्टिकल ले लें तो ये आ जाएगा x इज दिस मच एंड y इज इक्वल टू 1 to 2. यहाँ पर हम इंटीग्रेट करते हैं और यहाँ पर हम गामा फंक्शन की यूज़ करते हैं, और ये फार्मूला बीटा गामा ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं. तो ये हमारा आंसर -56/15 ही आता है. ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं. ये जब भी इंटीग्रेशन साइन और कॉस थीटा के टर्म्स में हो तब आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, इस फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन है. Now we show that B and C are not collinear. तो यहाँ भी रेशियो सेम नहीं है, इसका मतलब ट्रायंगल की साइड्स बना सकते हैं. अगर हम फिगर के फॉर्म में देखें कि ये कैसे ट्रायंगल की साइड बना सकते हैं, तो ये फिगर दी गई है कि ये जो रूल है ए बी सी एंड आर सेटिस्फाइंग द एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल. तो ये हमने यहाँ पर एडिशन लॉ को दिखाया है कि this vector is equal to this summation of this vector. So B plus C is equal to A vector. Now we can have B minus A as AB. तो ये हमने निकाला 56. ऐसे ही हम BC निकाल सकते हैं और ये निकाल सकते हैं. स्लाइड में हमने वैल्यूज कर लिया पिछली स्लाइड में. अगर हम ये ट्रायंगल बनाए तो हम अब देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ मीडियन निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि दिस स्क्वायर माइनस c/2 होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस c/2 होल स्क्वायर.
अंडर रूट एंड हाफ ऑफ दिस कर लिया, मीन्स क्योंकि 2 टाइम्स हो गया तो वी गॉट द लेंथ ऑफ CM, तो ये बराबर √6 के आ गया। इसी तरह हम AL भी निकाल सकते हैं, और क्योंकि LMN जो है मिड पॉइंट है, मीडियन का पॉइंट है, तो ये आया 1/2 √50, और तीसरा आया 1/2 अंडर रूट 114, so 114 1/2 outside. So these are the length of find medians. FR such that del F is equal to this and F1 is equal to 0. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम पहले ये फार्मूला इसमें जो यूज़ होंगे उन्हें देख लें कि ये जो फार्मूले हैं यहाँ पर हमने लिख दिए। तो R की वैल्यू ये है जो कि नॉन वेक्टर है, R वेक्टर की वैल्यू ये है, R एंड R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर। तो ये जो फॉर्मूले हैं हमें याद करने हैं, यूज़ होंगे। ऐसे ही डेल R इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R जो कि नॉन वेक्टर है, या मॉड ऑफ R वेक्टर। तो ये फार्मूले हमें याद रखने हैं, और यहाँ पर ये फार्मूले यूज़ करके हमने डेल F R निकाला, R वेक्टर अपॉन R⁵ ये गिवन है। सो F डैश R, क्योंकि ये वैल्यू जो है इज इक्वल टू हम ये दे रहे हैं बाय फार्मूला, सो F डैश R वेक्टर अपॉन R इज इक्वल टू दिस मच। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद F डैश R इज 1/R⁴ इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें ये वैल्यू मिली। एंड F1 हमें दिया गया 0, तो हम R की जगह 1 रखेंगे तो C की वैल्यू आ गई जो कि 1/3 है। क्वेश्चन 8 FR की वैल्यू ये आ गई। इंटीग्रल C FDR इज डबल इंटीग्रल S DS क्रॉस डेल F, 10 मार्क्स का। ये रिलेटेड टू स्टोक्स थ्योरम है, एग्जैक्टली स्टोक्स थ्योरम नहीं है लेकिन उसी तरह की थ्योरम है जिसे प्रूव करना है। लेट P वेक्टर बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड लेट F जो है इज इक्वल टू FP। तो स्टोक थ्योरम यूज करके हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, दिस इज स्टोक्स थ्योरम। एंड n कैप ds, इसे हम लिख सकते हैं ds, हेयर s इज वेक्टर नाउ, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म। एंड दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल s डेल f की जगह हमने इस वेक्टर की जगह fp लिख लिया, एंड डॉट n एंड दिस n ds। अब हम इसको और लिख सकते हैं बिकॉज वी नो द फॉर्मूला कर्ल UA। सो यहाँ पर जो ये आ रहा है कर्ल FP इज सिमिलर टू दिस U कर्ल A, तो U की जगह F कर्ल A की जगह P, एंड ग्रेड U, सो दिस इज ग्रेड F क्रॉस P vector, here it is A. So using now this formula, so please remember this, and P is equal to 0, so our term reduces to only one single term, this one, other term is 0. So closed integral C FP dot dr is equal to this much. Now we have to remember this formula, and by using this formula we can write down this, and that is why we can prove this. And this is standard one, the 3 vectors cross product is there, and this is easily available in any book. You can take ABC that way, then BCA and so on. Here I have given this formula also, so you can use this concept to get this expression. For the cardioid R is equal to A1 plus cos theta, show that the square of the radius of curvature at any point R theta is proportional to R. Also find the radius of curvature if theta is 0, π/4, π/2. क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो यहाँ आपने R की वैल्यू लिखी से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, R1 ऑब्टेन हो गया, एंड देन R2 ऑब्टेन हो गया व्हेन वी डिफ्रेंशिएट इट अगेन, सो R थीटा थीटा R2। रेडियस ऑफ कर्वेचर पोलर फॉर्म में फार्मूला यूज़ किया, तो ये फार्मूला है 2 फॉर्म में लिखा, R1 के फॉर्म में और R थीटा के फॉर्म में, तो ये दोनों सेम हैं, इनमें वैल्यूज रखी, ये वैल्यूफाई किया। अब हमने स्क्वायर कर लिया दोनों साइड, और हम स्क्वायर करने पर ये फॉर्म आई, रो स्क्वायर इज इक्वल टू
8ar/9, ये जो है कांस्टेंट टर्म है तो ये प्रोपोर्शनल टू r है। एंड वी टेक नाउ थीटा इज 0, तो रो की वैल्यू हमने निकाल ली विच इज़ 4/3 है, थीटा इज π/4, तो ये वैल्यू आ गई, थीटा इज π/2, सो दिस इज द वैल्यू। सो नाउ वी got the values of rho at 0, π/4 and π/2.